मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 475 नए मरीज भी मिले हैं। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 6457 हो गई है। अकेले मुंबई में ये जानलेवा वायरस 270 लोगों की जान ले चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने 377 कोरोना के संदिग्ध लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे दिहाड़ी मजदूरों की बॉर्डर पर ही स्क्रीनिंग की गई। गहलोत सरकार की पहल के बाद पंजाब में फंसे मजदूरों को कई बसों के जरिए वापस लाया गया। लेकिन जैसे ही ये बसें श्रीगंगानगर पहुंची, उनमें बैठे मजदूरों को नीचे उतार लिया गया और उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। पेट्रोल पंप पर मौजूद डॉक्टरों की एक टीम ने सभी मजदूरों से फॉर्म भरवाए और फिर उनके शरीर का तापमान मापा। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया और सभी मजदूर एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहे। गुजरात से राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे मजदूरों की भी इसी तरह जांच की गई। बसों से उतरने के बाद सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उनके नाम पते नोट करने के बाद कई बसों के जरिए उन्हें घर भेज दिया गया। देश के सभी मेट्रो स्टेशन पर एयरपोर्ट समेत कई इमारतों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीआईएसएफ ने लॉकडाउन के बाद भीड़ से निपटने के लिए एक प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो स्टेशन में उसी व्यक्ति को एंट्री मिलेगी जिसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा, ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। यही नहीं, यात्री सिर्फ जरूरी सामान ही मेट्रो में ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, यात्रियों को कुछ ही गेट से मेट्रो स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। पहले की तरह सभी गेट नहीं खोले जाएंगे। इनके अलावा मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के बीच 3 फीट की दूरी होना जरूरी होगा। इसी तरह जिन सरकारी इमारतों में सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, वहां के कर्मचारियों को भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। वहां एंट्री लेने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज करने के साथ ही हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। हमने एमएचओ को चिट्ठी लिखी है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को लिखा है। अपने प्लान और अपनी हमारी सीआईएसएफ की क्या ज़रूरत है, हमारे सुझाव क्या हैं, ये उनको हमने कम्युनिकेट किया है। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जरूरी सेवाओं से जुड़ी फैक्ट्रियों में कामकाज फिर से शुरू हो गया। सरकार ने यह कहते हुए जरूरी सेवाओं से जुड़ी फैक्ट्रियों को लॉकडाउन में छूट दी है कि इन फैक्ट्रियों में कामकाज के साथ कोरोना से बचाव के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं। और इन दिशा निर्देशों का पालन भी हो रहा है। पुलवामा के लस्सीपुरा में जहां कई फैक्ट्रियां हैं, वहां कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। एक फैक्ट्री में तो मजदूर इन्फेक्शन से बचाने वाला कोट, चश्मा, दस्ताने और मास्क पहनकर काम करते नजर आए। इसी तरह सेबों को पेटियों में पैक करने की एक फैक्ट्री में भी सरकारी दिशा निर्देशों के तहत कर्मचारी एक दूसरे से दूरी बनाकर काम करते दिखे। हमारी भी फैक्ट्रियां चल रही है, उसमें हमने पूरी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा है और मिनिमम जो हमारी जो लेबर्स है उनमें से हमने मिनिमम लेबर्स लगाए हैं, जो भी हमारे पास लेबर थे। सरकार ने जरूरी सेवाओं से जुड़ी फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कारोबारी और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग खुश हैं। जितने टाइम देर के लिए प्रोड्यूस अंदर रहता, उससे खतरा ज्यादा उस प्रोड्यूस पे था। तो अभी जो प्रोड्यूस निकल रहा है, उससे ये राहत होगी कि ग्रोवर्स इसको मार्केट में बेच रहे हैं, उनको अगर पैसे कम भी मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि निकल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके 14 मरीजों को अस्पताल की तरफ से तालियां बजाकर विदाई दी गई। एसवीपी अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा था। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और जब विदाई का वक्त आया तो अस्पताल के स्टाफ ने लोगों के लिए तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। लोगों ने भी उनका इलाज करने के लिए अस्पताल का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश के देवास में कुछ पुलिस वालों ने एक बच्चे का जन्मदिन मनाया। बताया गया कि इस बच्चे की मां नर्स हैं और कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के इलाज में जुटी हुई। जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले इस नर्स के घर पर पहुंचे और उनके बेटे का जन्मदिन मनाया। पुलिस वालों ने घर के बाहर ही एक मेज पर केक रखा और बच्चे को जन्मदिन की बधाई दी। केक काटने के बाद बच्चे ने भी वहां पहुंचे सभी पुलिस वालों को चॉकलेट बांटी। जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचने पर बच्चे के परिवार वालों ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। दिल से बहुत आभारी हैं पुलिस स्टाफ के और मीडिया के, और जितने भी सोल्जर्स कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, उनको हमारा हाथ जोड़ के धन्यवाद है। बच्चे का जन्मदिन मनाने पहुंचे पुलिस वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े नजर आए, जबकि वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर मास्क भी लगे दिखे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेहुल चौकसी समेत 95 उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने अलग अलग बैंकों में 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ करने यानी बट्टा खाता में डालने की बात कही थी, जिस पर एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 13 ट्वीट करके कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस मामले में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी डिफॉल्टर उद्योगपति का कर्ज माफ ना करने का दावा भी किया। साथ ही बताया कि बैंकों ने जो कर्ज यूपीए सरकार के समय दिया गया था डिफॉल्टर उद्योगपतियों को और कंपनियों से उसकी वसूली करने में भी मौजूदा सरकार जुटी है। हालांकि निर्मला सीतारमण के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई और उसने वित्त मंत्री पर देश को भटकाने का आरोप लगाया, जिस पर सियासत गर्मा गई। यूपीए के समय में खाते इस तरह के कर्जे दिए गए और बिगड़ गए, तो इसका ये परिणाम है। तो राहुल गांधी समझ ले, राइटिंग ऑफ ये वेविंग ऑफ नहीं है, ये माफ़ी नहीं है। तो कर्जे की किसी एक पैसे की भी माफ़ी मोदी सरकार ने नहीं की है। पेरू की राजधानी लीमा में जेल में बंद 15 कैदियों की कोरोना से हुई मौत के बाद दूसरे कैदियों ने हंगामा कर दिया। पेरू में अब तक 31,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 600 से ज्यादा कैदी शामिल हैं। कोरोना की वजह से साथियों की हुई मौत पर जेल में बंद बाकी कैदियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। कैदी अपने हाथों में झंडा लहराते दिखाई दिए और जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही उन्होंने पोस्टर के जरिए खुद को आजाद करने की मांग भी की। कैदियों को शांत करवाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जेल की छत पर खड़े होकर कुछ पुलिस वाले फायरिंग करते नजर आए। बताया गया कि दोनों तरफ से हुई हिंसा में 9 कैदियों की जान चली गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए। घायलों में कैदियों के साथ कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। 2 दिन तक चले हंगामे के बाद जेल प्रशासन ने बताया कि अब हालात पर काबू पा लिया गया है। एक वक्त में कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा जर्मनी अब इस महामारी पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में 1,60,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन वहां इस महामारी की वजह से सिर्फ 6,000 लोगों की जानें गई। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में ये आंकड़ा काफी कम है, जबकि इन देशों में भी कोरोना के मरीजों की तादाद लगभग इतनी ही है। यही नहीं, जर्मनी में 75% से भी ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वहां पिछले एक हफ्ते में कोरोना के करीब 11,500 मरीज सामने आए, जबकि इसी दौरान ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 22,000 से भी ज्यादा रही। यानी जर्मनी में इस एक हफ्ते के दौरान ठीक होने वाले मरीजों की तादाद नए मरीजों से दोगुनी रही। जम्मू कश्मीर के कटरा में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों का पुलिस ने मैं भी हरजीत अभियान के तहत सम्मान किया। कुछ दिन पहले पंजाब में एसआई हरजीत सिंह का हाथ ड्यूटी के वक्त कुछ उपद्रवियों ने काट डाला था। इसी के बाद कोरोना से जारी लड़ाई में सेवाएं दे रहे लोगों में एकजुटता दिखाने के लिए पंजाब पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की थी। और यही वजह रही कि जम्मू में भी कुछ पुलिस वाले एक अस्पताल के बाहर पहुंचे और वहां कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का सम्मान किया। इसके लिए वर्दी पर हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाए कुछ पुलिस वाले हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हो गए और डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया। इनका साथ वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों ने भी दिया। इन तख्तियों के जरिए ये अपील की गई कि महामारी के इस दौर में जो लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनका सम्मान करें। हालांकि अस्पताल के बाहर खड़े ये सभी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर मुंह को मास्क से ढके नजर आए। अमूल ने कोरोना संकट के बीच हल्दी वाला दूध लॉन्च किया। अमूल ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच हल्दी वाला दूध लॉन्च किया। दावा है कि इस दूध से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। Amul is introducing this Amul Haldi Doodh, which has got natural turmeric. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और गायक मनोज तिवारी ने इरफान के निधन के बाद उनके परिवार के लिए संवेदना जताई। इरफान खान के सभी चाहने वालों को, उनके परिवार के लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दी। दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 8 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को कानपुर में कुछ वक्त के लिए बनाई गई एक जेल में भेज दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए। এক্সপার্টসরাও এই ওপিনিয়নটাই দিয়েছেন। লাস্ট উইক অফ মে পর্যন্ত আমাদের এটা খুব মেনে চলা উচিত। যে কোনো একটা রোগ একদিনে শেষ হয়ে যায় না।
राजस्थान के धौलपुर में क्वारंटीन सेंटर में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का आरोप वहां रहने वाले लोगों पर लगा। जिला अस्पताल के अंदर बनाए गए सेंटर में कई लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। लेकिन आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों ने भागने के लिए वहां की एक दीवार में बड़ा छेद कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी क्वारंटीन सेंटर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वहां स्वास्थ्य विभाग के लोग भी आ गए। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे। घटना की जांच के दौरान भी पुलिस के अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते नजर आए। क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, उसमें ऐसी जानकारी मिली थी कि लोगों ने खिड़की की जाली तोड़ दी और पीछे की कोई पुरानी दीवार तोड़ दी और बाहर निकलने का प्रयास। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोग वहां काम करने वाले स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। पूरी रात ये दंगे करते हैं, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। जो सिस्टर काम करते हैं उनसे गाली गलौज करते हैं, खाना देते हैं उस खाने को फेंक देते हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की जांच के लिए अब टीबी की जांच करने वाली मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने खुद दी। ये जो सीवी नोट मशीनें हैं, ये 8 जगह से हमने टेम्परेरी, अभी जब तक कोविड चलेगा, 4 मेडिकल कॉलेजेस में इनको ट्रांसफर किए। इनका रिजल्ट 1 घंटे में आ जाएगा। ये RT-PCR टेस्ट ही होगा। ये कि ICMR ने भीलवाड़ा को अनुमति दे दी, वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गया। ICMR ने RUHS को परमिशन दी, वहाँ 250 टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं। सब्जी वाले का नाम पूछकर उसे धमकाने वाले बीजेपी विधायक को पार्टी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यूपी की चरखारी सीट से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी, जिसमें वो गली से गुजर रहे एक सब्जी वाले को धमकाते दिखे। आज के बाद देख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार के ठीक कर देंगे। पहले सब्जी वाले से उन्होंने उसका नाम पूछा, फिर उसके बेटे से उसका नाम पूछा और फिर उसे मोहल्ले में दोबारा न दिखने की चेतावनी दी। मुसलमान हो के अपना नाम झूठ बोलते हो, देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। यूपी के ही देवरिया जिले की बरहज सीट से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का भी ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसमें वो सब्जी वालों पर विवादास्पद बयान देते नजर आए थे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ, ओपन कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। जिसके बाद बीजेपी ने विधायक को नोटिस थमा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों के बयानों पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि कोरोना संकट को धर्म से जोड़ना गलत है। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा तो बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत सफाई देने खुद सामने आए और उन्होंने सब्जी वाले से हुई बातचीत को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया। हाथों में ग्लव्स नहीं थे, मुंह पे मास्क नहीं था। एक 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा रिक्शा चला रहा था, उसके हाथ में, मुंह में भी मास्क नहीं था, ग्लव्स नहीं थे। तो ये तो जो लॉकडाउन के नियम है, कोरोना के जो नियम है, उसका भी उल्लंघन कर रहा था एक तो। और 10-12 साल के बच्चे से रिक्शा चलवाना, ये भी बाल मजदूरी के तहत में आ जाता है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद पिछले 10 दिन में लगभग दोगुनी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 10 दिन पहले यानी 19 अप्रैल की शाम तक देश भर में कोरोना के करीब 16,000 मरीज सामने आ चुके थे, जबकि अब देश भर में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 31,700 के पार पहुंच चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में कोरोना से होने वाली मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगभग दोगुना हो गया है। 19 अप्रैल की शाम तक देश भर में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद 519 थी, जबकि अब कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 1008 तक पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले 10 दिनों में इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। 19 अप्रैल को कोरोना से ठीक होने वाले मरीज करीब 14% थे और जब अब बढ़कर यह आंकड़ा करीब 25% हो चुका है। शिवराज सरकार राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने में जुटी है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 70 बसों का इंतजाम किया है, जो राजस्थान से इन मजदूरों को वापस लाने का काम कर रही हैं। हालांकि जो मजदूर राज्य की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, उनकी पहले स्क्रीनिंग की गई। इसके लिए गुना में डॉक्टरों के लिए एक टेंट लगाया गया, जहां बैठकर डॉक्टरों की टीम ने मजदूरों के शरीर का तापमान मापा और सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। स्क्रीनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी मजदूरों को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े रहने की हिदायत दी गई, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इस बीच कुछ मजदूरों ने शिवराज सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा लगा जो सरकार कर रही है, अभी जो पब्लिक छोड़ रही है। जिन मजदूरों की सेहत जांच में ठीक पाई गई, वो सामान के साथ अपने घर लौटने के लिए बसों में बैठते दिखे।
पंजाब सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया, यानी कि वहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ छूट देने का भी फैसला किया और पंजाब में 17 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के दौरान सुबह 4 घंटे के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इस छूट के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई, जिनके मुताबिक दुकानदारों को 50% स्टाफ के साथ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति मिली है। यही नहीं, अमरिंदर सरकार का आदेश ये भी है कि सरकारी दुकानें एक साथ नहीं खोली जाएंगी और स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि सभी दुकानें रोटेशन के हिसाब से खुले। हालांकि ये छूट कोरोना के रेड जोन में नहीं मिलेगी और वहां प्रशासन की सख्ती बरकरार रहेगी। इसके अलावा मॉल, स्पा, सलून्स और पार्लर खुलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। डेली 7 बजे तो लैके 11 बजे सवेरे ਅਸੀਂ लॉकडाउन लिफ्ट होगा, ਤੁਸੀਂ बाहर आ सकते हो अपने घरों चो। दुकाना खुलियां होणगियां 7 बजे तो लैके 11 बजे तक, उत्थे भी ਤੁਸੀਂ जा सकते हो और पर फिर 11 बजे वापस आके फिर लॉकडाउन ही रहेगा। 2008 के बिग बॉस सीजन 2 के विजेता आशुतोष कौशिक ने लॉकडाउन में घर पर ही शादी कर ली। शादी की तारीख 26 अप्रैल तय थी, लेकिन इस बीच लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया, जिस वजह से आशुतोष कौशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता से तय तारीख पर सादगी के साथ उनके घर पर ही शादी करने का फैसला किया। अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बिना बैंड बाजे और बारात के आशुतोष दिल्ली के पास नोएडा में दुल्हन के घर पहुंचे। शादी करने के लिए घर की छत पर ही अग्निकुंड जलाया गया और वहीं एक पंडित की मौजूदगी में शादी हुई। 100% लॉकडाउन के पालन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आशु भाई की शादी कंप्लीट होती हुई। बताया गया कि शादी में होने वाला खर्च प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया गया। बिग बॉस के अलावा आशुतोष कौशिक 2007 में MTV रोडीज सीजन 5 भी जीते थे। राजस्थान सरकार ने भी गृह मंत्रालय के आदेश का स्वागत किया। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही मजदूरों को अपने घर लौटने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाने की मांग की है। अशोक गहलोत के मुताबिक 6.5 लाख मजदूरों ने राजस्थान लौटने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और इसलिए देश में फंसे लाखों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार को विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए। अशोक गहलोत ने ट्रेन चलाने की मांग को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन लाखों प्रवासियों और श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए भारत सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार की इजाजत मिलने के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने अपने घर लौटने लगे। हालांकि इस दौरान सीमाओं पर जगह जगह भीड़ लग गई और लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन घर लौटने की खुशी के सामने लंबी लाइन और घंटों के इंतजार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी चेकिंग वगैरह करके भेज रहे, हमें सारे नाम वगैरह पता करके फिर ही भेज रहे, ऐसे नहीं। पंजाब हिमाचल की सीमा पर ऊना के मेहतपुर में तो मेले जैसा माहौल बन गया। हिमाचल सरकार ने बाहर से आने वालों की मेडिकल जांच का इंतजाम किया, जिसके लिए काउंटर बनाए गए। इसके अलावा पुलिस वाले हिमाचल आने वाले हर शख्स का नाम, पता और फोन नंबर भी नोट करते दिखे। ऊना के व्यक्तियों का मेडिकल करवाने के पश्चात प्रॉपर इंदराज करके उनको 149 CRPC के नोटिस दिए जा रहे हैं और फिर आगे भेजा जा रहा है। मेहतपुर द्वार हिमाचल के लोगों के लिए राहत का द्वार बन गया तो पंजाब की सीमा वाले दूसरे इलाकों की भी यही कहानी नजर आई। हालांकि हिमाचल पुलिस को भीड़ को संभालने में पंजाब पुलिस की पूरी मदद मिली। मतलब हर एक व्हीकल जो चेक होके जा रहा है, दोनों पासे हर एक आने जाने वाले पे पूरी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1867 में बदलाव किया है, जिसके तहत अब यूपी में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वालों पर हमला करना गैर जमानती अपराध होगा और अगर किसी ने कोरोना योद्धाओं पर हमला किया तो उसे 5 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा हमला करने वाले लोगों को 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और इतना नहीं, कोरोना योद्धाओं पर हमले के आरोप में गिरफ्तारी होने के बाद 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। इस नए कानून में क्वारंटीन से भागने और बीमारी फैलने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। कोरोना योद्धाओं पर थूकना भी इस नए कानून के दायरे में आएगा। अगर डॉक्टर या दूसरे स्टाफ की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान पहुंचाने वालों से दोगुनी रकम की वसूली भी की जाएगी। एक कानूनी जो कह सकते हैं दांत मिलना चाहिए वो मिल गया है इस एक्ट को और अब कोई भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी फिर कार्रवाई और अच्छी हो पाएगी।
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना कवच नाम की स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत ई-रिक्शा पर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस से बचाव के तरीके लिखे गए हैं, जिनमें लॉकडाउन का पालन करने, मास्क लगाने समेत और तरीकों का जिक्र है। ये 8 ई-रिक्शा जैतपुर, शाहीन बाग, निजामुद्दीन जामिया और सरिता विहार इलाके में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को वापस लाने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है और अभिभावक की जो मांग है, बच्चों की भी मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से पुनः कि आप विधि सम्मत कोई निर्णय लीजिए और कोई रास्ता निकालिए ताकि बच्चे वापस आ सकें। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरकारी आदेशों और नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा एक स्कूटर सवार जब बाहर निकलने की सही वजह नहीं बता पाया तो पुलिस ने उसके स्कूटर की चाबी निकालकर अपने पास रख ली। इसके अलावा कई गाड़ियों का चालान भी काटा। नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर भी पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। बेवजह बाहर सड़कों पर पैदल घूम रहे लोगों को भी पुलिस ने सबक सिखाया। अभिनेता इरफान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया, जिसने उनके चाहने वालों और पूरे फिल्म जगत को मायूस कर दिया। 53 साल के इरफान की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिसके बाद लोग उनकी अच्छी सेहत की कामना करने लगे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं। कोकिलाबेन अस्पताल में सुबह से उनके परिवार और बेहद करीबी दोस्तों का जुटना शुरू हो गया। पुलिस ने हिदायत दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और ज्यादा लोग न जुटें, इसलिए ज्यादा लोग अस्पताल नहीं पहुंचे। अब यहां से निकाले जाने की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो अंतिम यात्रा निकलेगी उसमें केवल कुछ लोग ही शामिल होंगे। यहाँ पर देखें, एक जमावड़ा सा धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में इरफान का पार्थिव शरीर वर्सोवा के कब्रिस्तान पहुंच गया, जहां केवल 12 लोगों की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। विशाल भारद्वाज उन चंद लोगों में रहे जो इरफान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अस्पताल से ही परिवार के साथ रहे इरफान के कुछ दोस्तों को भी कब्रिस्तान के बाहर ही रुकना पड़ा। इतने बड़े कलाकार को एक अच्छी बड़ी विदाई जिसे बोलते हैं, उसके जनाजे में काफ़ी सारे लोग होने चाहिए थे। अगर होते ज़रूर होते अगर ये कोरोना का चक्कर नहीं होता, और आज चंद लोग हैं। कोविड की वजह से 12 लोगों को ही कब्रिस्तान या अंतिम संस्कार में शामिल होने देंगे, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली में जो बहुत ही 12 लोग हैं, अब उसी के प्रतिक्रिया के हिसाब से हम लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। जिंदगी में संघर्ष के लिए जाने जाने वाले इरफान के परिवार पर एक साथ कई मुसीबतें आई। महज 4 दिन पहले 25 अप्रैल को ही उनकी मां सईदा बेगम का जयपुर में निधन हुआ, लेकिन इरफान लॉकडाउन के कारण जयपुर नहीं पहुंच पाए। उनके दोस्त मानते हैं कि मां के जाने का सदमा इस बार उनकी हालत बिगड़ने की वजह बना। उनकी मां का निधन हुआ था, तो उसके चलते वो बहुत ही ज्यादा शॉक में थे और उसी की वजह से थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो गए, तो उनको एडमिट कराया गया, चीज़ें बढ़ती चली गई। इरफान का नाम मौजूदा दौर के उन चंद ऐसे कलाकारों में लिया जाता है जो हिंदी फिल्मों के साथ हॉलीवुड में भी खुद को साबित करने में कामयाब हुए। न्यूज़ 18 के एक शो में जब इरफान आए थे तो उन्होंने बेबाकी से अपने अनुभव साझा किए थे। ये जो फिल्में आप ये जो यहाँ पे हिंदी मीडियम जैसी फिल्में करते हैं, ये आपको अपने इंटरनेशनल करियर में मदद देती हैं कि ये इसका कोई सीधा वास्ता तो है ही नहीं? मेरा कोई भी ना हॉलीवुड यहाँ मदद करता है, ना मेरा यहाँ काम करना वहाँ मदद करता है। ये दोनों मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और ये एक दूसरे को फीड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, बैंकॉक में, होनोलुलु में रास्ते पे निकल ना पाएँ, लोग एकदम से पहचान लें? क्या इस तरह का यश आपकी ख्वाहिश है? उस तरह के यश ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। ये तो बाय प्रोडक्ट होता है। मैंने कभी ये भी नहीं इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मैं एक्टर बनना इमेजिन किया था, लेकिन कि बाहर जाके 25 सेल्फी खिंचवाना पड़े, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। यूपी के अलीगढ़ में एक नाले की सफाई के दौरान शराब की कई बोतलें मिली। बताया गया कि शराब की दुकान बंद होने के बाद दुकानदार ने इन बोतलों को नाले में फेंक दिया था, जो लॉकडाउन के दौरान हो रही नाले की सफाई में कर्मचारियों के हाथ लग गई। सफाई कर्मियों ने शराब की इन बोतलों को नाले से निकालकर एक जगह पर रख दिया। हालांकि नाले से मिली शराब की ये बोतलें खराब हो चुकी हैं।
इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने शराब की बोतलों को अपने कब्जे में ले लिया ताकि कोई इनका इस्तेमाल ना कर सके। अब नाले की चूंकि सिल्ट सफाई हुई है तो 29 पौवे मिले हैं जो पिछले 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, और सारे वो खराब स्थिति में हैं। लॉकडाउन के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए, लेकिन भक्तों को फिलहाल दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को केदारनाथ मंदिर जाने की मंजूरी नहीं दी। और यही वजह रही कि जब केदारनाथ के कपाट खोलने मुख्य पुजारी पहुंचे तो भक्तों का हुजूम नजर नहीं आया। कपाट खोलते वक्त मुख्य पुजारी के साथ मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन से जुड़े करीब 20 लोग ही नजर आए। सुबह 6:10 पर मुख्य पुजारी ने केदारनाथ के जयकारे के बीच मंदिर के कपाट खोले। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर घंटियों की आवाज से गूंज उठा। केदारनाथ में पूजा के दौरान होने वाली सारी रस्में निभाई जाने लगी। केदारनाथ धाम के इतिहास में यह पहला मौका आया जब कपाट खुलने के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह खाली दिखा। मंदिर के चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आई। पूजा पाठ से जुड़े लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की मदद से बर्फ हटाकर मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सीमा पर फंसे मजदूरों की वापसी के लिए स्वास्थ्य मंत्री एम कृष्ण राव अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने यानम जिले की सीमा पर आंध्र में फंसे मजदूरों को पुदुचेरी में लाने की मांग की और इस पर अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए। स्वास्थ्य मंत्री एम कृष्ण राव जिन मजदूरों को लाने के लिए मांग कर रहे थे वो यानम जिले की सीमा पर आंध्र प्रदेश में फंसे हैं। ये मजदूर हैदराबाद और ओडिशा से पैदल चलकर कई दिनों में यानम जिले की सीमा पर पहुंचे हैं, जिनकी पुदुचेरी में एंट्री पर सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर सीमा पर फंसे मजदूरों को पुदुचेरी में नहीं आने दिया गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। एक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के मास्क न पहनने पर फजीयत हो गई। उपराष्ट्रपति मिनेसोटा में कोरोना वायरस के मरीजों का हाल जानने पहुंचे, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद उन्होंने मास्क नहीं लगाया। उपराष्ट्रपति बिना मास्क पहने न केवल डॉक्टरों से बातचीत करते दिखाई दिए, बल्कि वो मरीजों के पास भी वैसे ही पहुंच गए। So you went through the coronavirus? Yes, my wife and I both had it. अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को मास्क पहने देखकर भी उपराष्ट्रपति को उसे पहनने का ख्याल नहीं आया। अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं और हजारों लोगों की मौत रोजाना हो रही है। यही वजह है कि वहां पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लागू है और लोगों का मास्क पहनना जरूरी किया गया है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 2 कांस्टेबल का पुलिस ने तालियां बजाकर स्वागत किया। दिल्ली पुलिस के इन दोनों कांस्टेबल को कोरोना हो गया था, लेकिन अस्पताल में कोरोना से जंग जीतकर जब ये कांस्टेबल चांदनी महल इलाके में पहुंचे तो उन पर फूल बरसाए गए। तालियां बजाकर दिल्ली पुलिस के दोनों कांस्टेबल का स्वागत किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके 26 और पुलिसकर्मी जल्द क्वारंटीन का अपना समय जो है पूरा करके लौटने वाले हैं और इन 26 पुलिसकर्मियों का भी इसी तरह से स्वागत करने की तैयारी की गई है। दिल्ली में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी लोगों की भीड़ घर से बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ती नजर आई। दिल्ली के जिन इलाकों में कोरोना के 3 से ज्यादा मरीज हैं उनको हॉटस्पॉट घोषित करके सील करने का दावा किया गया। लेकिन जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आई। कोरोना का हॉटस्पॉट होने के बावजूद यहां लोगों को रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं दिखा, तो छोटे छोटे बच्चे भी बैरिकेड के पास घूमने लगे। भयंकर भीड़ जो है वो आज भी तस्वीरों में देखी जा सकती है और ये आलम तब है जब इस इलाके को सील किया गया है, जब यहाँ पर आने जाने की मनाही है। वहीं दिल्ली के ही संगम विहार इलाके में भी दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई। यहाँ गलियों में कुछ लोग मोटरसाइकिल और स्कूटी पर निकले तो काफी संख्या में लोग पैदल घूमते दिखे। ज्यादातर लोगों ने अपने मुंह को मास्क या कपड़े से तो ढक रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। केरल सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यादेश लाएगी। केरल सरकार कोरोना वायरस संकट की वजह से सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाएगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने वेतन काटने वाले सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी थी। मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाने वालों ने सरकार से 3 मई को लॉकडाउन खोलने की अपील की। इन लोगों ने लॉकडाउन से काफी दिक्कत होने की बात कही।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की और केंद्र की मदद के बिना राज्य के कर्मचारियों को वेतन देने की बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई और बातचीत में महाराष्ट्र के संवैधानिक संकट को देखते हुए राज्यपाल की तरफ से उद्धव ठाकरे को मनोनीत करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और 28 मई तक उन्हें किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। रायपुर में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से यह आग और तेजी से फैल गई, जिसके बाद फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग फैक्ट्री के पास खड़ी गाड़ियों को वहां से दूर ले जाते दिखाई दिए। बताया गया कि कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और किसी तरह आग को बुझाया गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम के 2 सरकारी अस्पताल की नर्स से कोरोना पॉजिटिव मिली हैं और इसके अलावा मेदांता अस्पताल भी 2 नर्स वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इसके साथ ही गुरुग्राम में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। तो गुरुग्राम में 5 नए मरीज मिले हैं। रूस के साइबेरिया में बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रकों का परीक्षण किया गया। ट्रक बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि ये ट्रक खराब से खराब हालात में भी चलेंगे, जिसके लिए एक बर्फीले इलाके में इन ट्रकों का ट्रायल किया गया। बिना ड्राइवर के चलने वाले इन ट्रकों को बर्फ से ढकी सड़कों पर चलाया गया। सामने आए वीडियो में कुछ ट्रक कई फीट बर्फ के बीच चलते नजर आए। कई तरह के सेंसर और कैमरों से लैस इन ट्रकों में कोई भी इंसान सवार नहीं था और इनको रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया गया। इस दौरान इन ट्रकों ने बेहद खराब हालात के बीच करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय किया। ट्रायल के कामयाब होने के बाद कंपनी ने जल्द ही इन ट्रकों को बाजार में उतारने का दावा किया। मध्य रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के मामले में रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। मध्य रेलवे ने दावा किया कि उसके 95% से ज्यादा कर्मचारियों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सचिन तेंदुलकर और सलमान खान समेत कई लोगों ने इरफान को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए फिरोजशाह रोड समेत कई जगहों पर बस स्टैंडों को सैनिटाइज किया गया। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कबाड़ गोदाम में आग लग गई। हालांकि इस आग की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3439 हो गई है और जिसका इस समय इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो दिल्ली की इस वक्त स्थिति 24 घंटे में 125 नए मरीज यहां पर सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 के आंकड़े को पार कर गई है। 3439 ये संख्या हो गई है। कुछ अभी जो लोग हैं उनका इलाज भी चल रहा है। गुजरात में बेमौसम हुई बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसका सबसे ज्यादा असर अमरेली में दिखाई दिया, जहां तेज आंधी के साथ जमकर बारिश भी हुई। मौसम बदलने से दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज आंधी ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को पलट दिया, जबकि दुकान पर लगी एक होर्डिंग भी नीचे गिरी दिखाई दी। तेज आंधी और बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को पहुंचा। पेड़ों पर लगे आम पकने से पहले ही टूटकर गिर गए, जिससे किसान बेहद मायूस दिखाई दिए। ऐसे ही हालात सुरेंद्र नगर में भी देखने को मिले, जहां अचानक हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बताया गया कि बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा। हॉलैंड में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ट्यूलिप फूल के खेतों में एक संदेश लिखा गया। खेतों में फूलों की कटाई इस तरह से की गई कि वहां #स्टे स्ट्रॉन्ग यानी हौसला बनाए रखने का संदेश लिखा नजर आया। इसके साथ ही खेत में ट्यूलिप पकड़े एक मुट्ठी भी बनी दिखी। बताया गया कि इसे बनाने में करीब 30 लाख ट्यूलिप लगे। हॉलैंड पूरी दुनिया में अपने यहाँ उगाए जाने वाले ट्यूलिप फूलों के लिए जाना जाता है और इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने के लिए ट्यूलिप के खेतों को चुना गया। ओडिशा में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय की स्किल इंडिया योजना के तहत ITI कटक ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बार बार कोरोना मरीजों के पास जाने से बचा सकता है। IIT पुणे, माफ कीजिएगा, ITI
पुणे और सैक रोबोटिक्स नाम के स्टार्टअप ने भी इस रोबोट को बनाने में ITI कटक की मदद की। और ये रोबोट केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय की स्किल इंडिया योजना के तहत तैयार किया गया। इस रोबोट के हाथों को ऐसा आकार दिया गया है कि ये ट्रे को पकड़ सके। इस ट्रे के जरिए खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें कोरोना मरीजों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इस रोबोट की मदद से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना मरीजों के पास बार बार जाने से भी बच सकते हैं। कहा जा रहा है कि बाजार में इस तरह के रोबोट की कीमत 6 से 15 लाख रुपए तक की है, लेकिन ITI कटक का कहना है कि उसने 3 लाख रुपए खर्च करके ही ये रोबोट तैयार कर लिया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने तो इस सफलता के लिए ITI कटक को बधाई भी दी। ये अपने आप में हमारे ITI द्वारा बड़ा उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसको और इस नवाचार, इस इनोवेटिव आइडियाज को और बल दिए जाने की जरूरत है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों जहां पर नीट की परीक्षा दाखिले के लिए नहीं इस्तेमाल होती, वहां भी होगी। देश भर के निजी और दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिले के लिए नीट की परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इसे जरूरी बताया। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता बनर्जी के नाम एक खुला खत लिखा और उनकी सरकार पर कोरोना वायरस से मरने वालों के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया। नागपुर में एक और इलाका कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गया। वहां 1200 लोगों को घरों के अंदर ही रहने के सख्त निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ के श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे पंजाब के सिख श्रद्धालु लगातार बसों के जरिए पंजाब लाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने अब पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार शाम तक 64 बसों में करीब 2293 श्रद्धालु को पंजाब लाया जा चुका है, जिनमें से अब तक 41 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी नांदेड़ से पंजाब लौटे कई और लोगों की स्क्रीनिंग होनी बाकी है और स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि नांदेड़ से लौटे इन श्रद्धालुओं में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यही कारण है कि अब बसों को शहर के बाहर ही रोककर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। जो उधर से श्रद्धालु आए हैं तो इनको यहाँ से चेक करना है, क्वारंटाइन करके मेडिकल टीम चेक करेगी और अलग अलग जगह सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ अलग अलग जगह लेकर जाएंगे। तो इनको पहले रोका क्यों गया था? रोका जी कंफर्म करना था कौन कौन बस का नंबर है हमारे पास है, कहाँ कहाँ लेकर जानी, कौन कौन सी बस। कोरोना से जारी जंग के बीच भुवनेश्वर में एक कलाकार ने लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका निकाला। इस कलाकार ने अपनी मोटरसाइकिल को कोरोना जैसी दिखने वाली एक कार में बदल दिया और फिर उसे लेकर सड़क पर निकल पड़ा। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना जैसी दिखने वाली इस कार को तैयार करने वाले कलाकार ने उस पर कई पेंटिंग बनाई। कार पर बनाए गए एक घर को चेन से बांधकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि घरों में रहकर ही इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही इस कार पर लोगों के लिए एहतियात बरतने के लिए मैसेज भी लिखे दिखाई दिए। कार पर लिखा दिखा कि कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं एक सोचा था मेरा भाई को एक कोरोना वायरस के लिए एक कार बना लूं। टाइम मेरा 7-8 दिन लग जाएगा। इस कार के पिछले हिस्से पर पेंटिंग के जरिए महामारी के इस दौर में जो लोग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में लॉकडाउन के दौरान तैनात एक पुलिस वाले पर एक नर्स को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें रात के वक्त एक इलाके में तैनात पुलिस वाले जहां से आने वाले लोगों की जांच करते दिखे, तब एक स्कूटर पर अपने दोस्त के साथ जा रही एक नर्स पुलिसकर्मी से उलझ गई और बहस बढ़ने के बाद उस पुलिसकर्मी ने स्कूटर पर बैठी उस महिला को थप्पड़ मार दिया। बताया गया कि स्कूटर पर बैठी महिला पास ही एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। हालांकि इस घटना के बाद किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई और आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया। अफ्रीकी देश माली की राजधानी बेमेको में शरणार्थियों के एक कैंप में भीषण आग लग गई। बताया गया कि ये शरणार्थी पिछले 1 महीने से वहां कैंप में रह रहे थे, जिसमें अचानक आग की लपटें उठती नजर आईं। इससे पहले कि वहां रहने वाले लोग संभल पाते, आग कैंप के चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते इतना धुआं उठने लगा कि लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में दमकल के कर्मचारी वहां पहुंच गए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग को बुझाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। हालांकि आग के बुझने तक कैंप पूरी तरह जल चुका था। बताया गया कि इस कैंप में रहने वाले शरणार्थी पिछले महीने अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद वहां रहने के लिए पहुंचे थे। मुंबई के पास पालघर में हुई 2 साधुओं और उनकी गाड़ी के ड्राइवर की हत्या के मामले में गिरफ्तार 101 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। 16 अप्रैल को भीड़ ने 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस के 2 अधिकारियों के साथ साथ 3 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया था। यूपी के प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से फंसे कई छात्रों की उनके घर भेजने के लिए प्रशासन ने तीसरे दिन भी बसों की व्यवस्था की। बताया गया कि बीते 2 दिन में 500 से ज्यादा छात्रों को यूपी के अलग अलग जिलों में उनके घर भेजा जा चुका है। और तीसरे दिन भी प्रयागराज से अपने घर लौटने के लिए वहां छात्रों की भीड़ जुट गई। बसों में बैठने से पहले सबका रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। यहां तक कि बसों में बैठने का इंतजार कर रहे कई छात्र छात्राएं भी एक दूसरे के काफी करीब बैठे नजर आए। तीसरे दिन प्रशासन ने अमेठी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर समेत कई जिलों के छात्रों को उनके घर भेजा। प्रतापगढ़ के लिए कल बस थी, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिल पाई, तो फिर आज हम आए हैं। प्रशासन अमेठी वाली बस पे हम लोग के लिए सुविधा की है। जिन बसों में लोगों को बिठाया गया उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। बस के अंदर जो 3 लोगों के बैठने की सीट होती है, नियम के तहत उसमें बीच वाली सीट खाली रखनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी बस के अंदर एक भी सीट खाली नजर नहीं आई। आज तीसरे दिन वो सभी आदेश जो लागू कराने चाहिए थे, जो पालन कराने चाहिए थे सोशल डिस्टेंसिंग का, वो यहाँ पर पालन नहीं कराया जा सका है। सौभाग्य की बात है कि यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से अलग अलग शहरों में फंसे छात्रों को उनके घर भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रयागराज में प्रशासन ने छात्रों की घर वापसी के इंतजाम किए, लेकिन छात्रों की भारी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए। এক্সপার্টসরাও এই ওপিনিয়নটাই দিয়েছেন। লাস্ট উইক অফ মে পর্যন্ত আমাদের এটা খুব মেনে চলা উচিত। যে কোনো একটা রোগ একদিনে শেষ হয়ে যায় না। कोरोना वायरस के बीच हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है। वहां के एक मॉल में खड़े होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने चीन से आजादी के नारे लगाए। इस दौरान सभी लोग मास्क लगाए दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए वहां पुलिस वालों को भी तैनात किया गया। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर चीन के खिलाफ पिछले कई महीनों से रुक रुक कर प्रदर्शन जारी है। लॉकडाउन में घर से खाने का सामान खरीदने के लिए कहकर निकला एक युवक अपने साथ दुल्हन लेकर लौटा। जब घर में पहुंचा तो उसकी मां भड़क गई और उसने लड़के और लड़की को बोरिया बिस्तर समेत घर से निकाल दिया। जिसके बाद एक दिन पहले हुए इस मामले में तीनों कोतवाली पहुंच गए। काफी देर तक वहां ड्रामा चला। लड़का और लड़की पुलिस को अपनी कहानी सुनाने लगे और लड़के की मां अलग ही रोना रोती दिखी। हुआ क्या? शादी का लाया है, मैं अंदर नहीं घुसने दे रही। एक रास्ता का राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा। तो शादी का आपको इसने बताया? लड़के की मां शादी की बात मानने को तैयार ही नहीं हुई, लेकिन लड़का अड़ा रहा कि उसने लड़की से एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। कब शादी करी? आज शादी करी है उन्होंने। कहाँ से शादी कर लिया? आज हमने मंदिर में शादी करी है। आज सुबह मंदिर में गए थे। लड़के और लड़की ने यह दावा भी किया कि उन्होंने तो कुछ महीने पहले ही हरिद्वार में शादी कर ली थी। हालांकि वो पुलिस को इसका सबूत नहीं दिखा पाए। सर हमने खुद से शादी करी है। 2-3 महीने पहले शादी कर चुके हैं हरिद्वार में। कहीं तो सारे प्रूफ है हमारे पास। सर हमने बात करी थी पंडित जी से, तो उन्होंने लॉकडाउन की बात बोला था, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन ऐसी थी जो हमें इस तरीके से करनी थी। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस ने कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और इसके विरोध में शुक्रवार को राज्य में अपने घरों पर ही तिरंगा फहराकर विरोध जताने की बात कही। अपने तिरंगे झंडे 1 तरीक ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ अपने घरों के उत्ते गलियां के अंदर लहरा के केंद्र सरकार को दर्शाइए भी पंजाब भी हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग हैगा। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रशासन ने घर घर जाकर नकदी पहुंचानी शुरू कर दी। हॉटस्पॉट की वजह से इन इलाकों में बैंकों समेत सभी दुकानों को बंद रखा गया है। बैंक मित्र के माध्यम से, साथ में जो पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से जो कैश की उपलब्धता कराई जा रही है। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर समेत 23 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये टेस्ट एहतियातन इसलिए करवाए गए क्योंकि लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के वार्ड में भर्ती एक आदमी कोरोना पॉजिटिव निकला था। हरियाणा के करनाल में प्रशासन ने एक स्कूल को सील कर दिया। जिस समय प्रशासन की टीम स्कूल पहुंची, वहां पर क्लास चल रही थी और छोटे छोटे बच्चे क्लास में बैठे थे। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए पूरे देश में स्कूल बंद हैं, लेकिन प्रशासन को जानकारी मिली कि करनाल के सुभाष गेट इलाके में एसबी मिशन स्कूल खुला है।
हालांकि स्कूल प्रशासन का दावा है कि कुछ फेल हुए बच्चों की मदद के लिए स्कूल खुला था। बच्चे भी काफी दिन से स्कूल में आ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं। देखा जाएगा पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी भी बहुत बड़ी है, जो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं या छोड़ रहे हैं ऐसी महामारी में। इसकी गंभीरता को जो सही से नहीं ले रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। तो ये स्कूल के खिलाफ भी और पेरेंट्स के खिलाफ भी जो भी सख्त कार्रवाई होगी। ब्रिटेन में कोरोना से मुकाबले के दौरान मरने वाले मेडिकल स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों के लिए पूरे देश में 1 मिनट का मौन रखा गया। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से करीब 21,000 लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल हैं, जिनको पूरे देश ने 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कोरोना को मात देकर लौटे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सुनक भी अपने दफ्तर में कोरोना योद्धाओं के लिए मौन रखते नजर आए। ब्रिटेन के अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ के लोगों ने भी अपने साथियों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। बाद में इन लोगों ने तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान कोरोना से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे दूसरे लोगों को भी याद किया गया। इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों ने भी कोरोना से लड़ाई में मारे गए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल गिनती 31,000 के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 31,787 लोगों की पहचान कोरोना पॉजिटिव के तौर पर हो चुकी है। इनमें 7,797 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से 1,008 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 22,982 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 9,318 पहुंच चुकी है और 400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में 3,774 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 181 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी तरह दिल्ली में कोरोना के 3,314 मरीज सामने आ चुके हैं और यहां 54 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 2,561 और राजस्थान में कोरोना के 2,364 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,115 मरीज और तमिलनाडु में 2,058 मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान के नागौर में एक सीमेंट फैक्ट्री में फंसे मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। फैक्ट्री में दूसरे राज्यों से आए सैकड़ों मजदूर मौजूद हैं जो लॉकडाउन की वजह से वहीं फंसे हैं। और इसी बात से नाराज सीमेंट की फैक्ट्री में फंसे मजदूरों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की भारी भीड़ दिखी, जो पुलिस के जवानों पर लगातार पत्थर बरसाते दिखाई दिए, जबकि पुलिस के जवान भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो। पथराव की इस घटना से पहले फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर एक जगह बैठे दिखाई दिए, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भारी कमी दिखी। ज्यादातर मजदूरों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारी भी वहां नजर आए, जो गांव जाने की मांग कर रहे मजदूरों को समझाते रहे। एक दूसरे वीडियो में पुलिस के एक अधिकारी लाउडस्पीकर की मदद से मजदूरों को समझाते नजर आए। जो समस्या हो वो बता दें, जिससे कि उसका निराकरण अभी भी हाथ के हाथ कर दिया जाए। यहाँ भी मजदूरों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए न तो मास्क लगा रखा था और न ही मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक्टर ऋषि कपूर को सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की उनके भाई रणधीर कपूर ने पुष्टि की। ऋषि कपूर को कैंसर है और पिछले सितंबर में अमेरिका में इलाज कराने के बाद वो मुंबई लौटे थे। बुधवार को उन्होंने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में अचानक हड़कंप मच गया। ये वही सब्जी मंडी है जहां कोरोना के कारण एक कारोबारी की जान गई। एहतियात के साथ सब्जी मंडी को दोबारा खोला गया, लेकिन अचानक मंडी के बाहर चौकसी बढ़ गई। मंडी के अंदर जाने वाली गाड़ियों के टोकन चेक किए जाने लगे। सब्जी मंडी तक खबर पहुंच गई कि मंडी के 10 और व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गेट के बाहर पीली टी-शर्ट पहने और हाथ में लाठी लिए कुछ लोग दिखाई दिए, जो मंडी के अंदर जाने वाली गाड़ियों का टोकन चेक करते नजर आए। मंडी में आने जाने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए गेट के बाहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल निशान बना दिए गए, ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहकर कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचे रहें। जिस जगह पर जो वो पाया गया पॉजिटिव पेशेंट, उसके साथ दुकानें वगैरह सील कर दी गई है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है।
आजादपुर मंडी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें सुबह के वक्त कई गाड़ियां मंडी के अंदर जाती दिखाई दी। इसके अलावा मंडी के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन नजर आई, लेकिन लाइन में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। अहमदाबाद में 1 मई से सभी दुकानदारों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अहमदाबाद में 1 मई से सभी दुकानदारों और फेरी वालों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क नहीं पहनने पर फेरी वालों पर 2000 और कारोबारियों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से इन सभी को मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त में बांटे जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा। साथ ही CISF ने सुझाव दिया कि दिल्ली मेट्रो में भी यात्रियों को बिना आरोग्य सेतु ऐप के सफर नहीं करने दिया जाए। फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो सेवा भी बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और पर्सनल हाइजीन के लिए जो है हमको जो व्यवस्था करनी है उनके लिए डिटेल प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। पंजाब के जलंधर में कोरोना वायरस के एक मरीज ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज का कहना है कि अस्पताल ने कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव बताकर उसे घर भेज दिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर उसे अस्पताल वापस बुला लिया। रेलवे स्टेशन पर स्टॉल चलाने वाले दुकानदारों ने लाइसेंस फीस माफ करने की मांग की है। अखिल भारतीय रेलवे खान पान सेवा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रेल मंत्री को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है। मैंने पत्र में लिख करके मांग की है कि खान पान लाइसेंसीज के ऊपर लॉकडाउन के दौरान से लेकर के जब तक लॉकडाउन रहे तब तक की लाइसेंस फीस GST सहित माफ की जानी चाहिए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपने लोकसभा क्षेत्र नई दिल्ली के लोगों की मदद के लिए एक ऐप और एक उपकरण लॉन्च किया। बताया गया कि इस ऐप की मदद से लोग घर बैठे ही डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। और दावा है कि इस ऐप की मदद से डॉक्टरों की सलाह लेने वाले बुजुर्गों से फीस भी नहीं ली जाएगी। डॉक OPD नाम के इस ऐप से 500 डॉक्टर जुड़े हैं जो लोगों की बीमारियों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी ने एक उपकरण भी लॉन्च किया जिसे UV बॉट नाम दिया गया। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों वाली 4 ट्यूबलाइट लगी नजर आईं। इस उपकरण को किसी रोबोट की तरह रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। दावा है कि एक बार इस्तेमाल किए गए मास्क और सुरक्षा से जुड़े बाकी सामान इस उपकरण की मदद से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। एक उदाहरण देकर ये समझाया गया कि यदि एक कमरे में बहुत सारी PP किट्स को टांग दिया जाए हैंगर्स में और इसको पूरे कमरे में घुमाया जाए तो दावा ये है कि वो PP किट्स दोबारा पहनने लायक हो सकती हैं। मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए इस उपकरण की लागत भी काफी कम है। इतने बड़े देश में इतनी सारी जगहों को जब आपको सैनिटाइज करना है, इतने अस्पतालों को सैनिटाइज करना है, तो बहुत महंगा इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कोरोना की वजह से बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को CBSE कराने की तैयारी में है। अपने पुराने फैसले पर कायम रहते हुए CBSE ने जानकारी दी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि छात्रों को एग्जाम की तारीख से कम 10 दिन पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी ताकि उन्हें तैयारी के लिए वक्त मिल सके। CBSE ने यह भी साफ किया कि राजधानी के उत्तर पूर्व जिले में सिर्फ परीक्षाएं नहीं हो सकती, जिन्हें आने वाले दिनों में हालात सामान्य होने के बाद कराया जाएगा। हालांकि ये भी बताया गया कि छात्रों की केवल उन्हीं मुख्य 29 विषयों की परीक्षाएं होंगी जिनके आधार पर उन्हें आगे दाखिला मिलता है, जबकि 9वीं और 11वीं के छात्रों को स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर पास करने का आदेश दिया गया है। जो परीक्षाएं हैं वो जब ये स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी तो जुलाई में इन परीक्षाओं को किया जाएगा। और जुलाई में जो परीक्षाएं होंगी, यदि जो क्षेत्र अभी उन परिस्थितियों से उबर करके नहीं आएंगे और वो कठिनाई रहेंगी उसके कोविड-19 के चलते, यदि वो क्षेत्र मुक्त नहीं हुआ पूरी तरह और दिक्कतें रही तो उन छात्रों के लिए भी, उन क्षेत्रों के लिए भी ये कमेटी ने, टास्क फोर्स ने अपनी जो संस्तुति दी थी कि उनके लिए विकल्प किया जाएगा। और विकल्प ये किया जाएगा कि उनको जो सेमेस्टर में जो उसके आंतरिक जो मूल्यांकन है उसके ही मूल्यांकन पर उसको पदोन्नति के लिए 50% से 100% तक, यदि वो शुरू के ही पहले ही वर्ष में है, पहले ही सेमेस्टर में है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने CBSE को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का सुझाव दिया। जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है
कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्ज़ाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स के रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। दिल्ली में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लाउडस्पीकर वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसका असर भी नजर आया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन की मदद ली। और हौस खास इलाके में जब ड्रोन एक पार्क के ऊपर से गुजरा तो 4 लड़के घूमते नजर आए। ड्रोन में लगे स्पीकर से इन लड़कों को आगाह किया गया। 4 लड़के पार्क में क्यों घूम रहे हो आप लोग? पहले तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही इनके कपड़ों के रंग से इन्हें पुकारा गया, ये डर गए। ग्रीन टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। इसके बाद तो ये सभी डरे हुए लड़के पार्क के गेट की तरफ भागे। इन भागते लड़कों को ड्रोन के जरिए चेतावनी भी दी गई। घर में ही रहिए आप लोग, लॉकडाउन का पालन कीजिए, दोबारा दिखाई ना दे यहाँ पे। इस चेतावनी के बाद सभी लड़के अपने अपने घर लौट गए। मुंबई पुलिस ने इरफान की एक तस्वीर शेयर की। मुंबई पुलिस ने इरफान की एक तस्वीर शेयर कर उन्हें कभी ना भुलाया जाने वाला इंसान बताया। मध्य प्रदेश के देवास में कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा कर रही एक नर्स के बच्चे का पुलिस ने जन्मदिन मनाया। पुलिस की एक टीम बच्चे के लिए केक और तोहफे लेकर पहुंची और फिर सबने मिलकर केक काटा। केरल के कोषिकोड में एक कारोबारी ने अपनी बेटी की एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जमा किए 5 लाख रुपए सीएम राहत कोष में दे दिए। उन्होंने ये मदद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए दी। कैरिबियन देश हेती में पुलिस वालों ने कोरोना संकट के बीच काम करने पर विरोध प्रदर्शन किया। हेती में कोरोना की वजह से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी, जबकि 76 लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और इस महामारी के बीच रोजाना काम करने पर पुलिस वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया और उनके बाहर खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। आगजनी के बाद वो हवाई फायरिंग करने लगे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें उठाकर इलाके के लोग अस्पताल ले जाते दिखे। बताया गया कि ये प्रदर्शन पहले वेतन बढ़ाने की मांग पर शुरू हुआ था, लेकिन जब इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो पुलिस वाले कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों की मांग करते हुए हिंसक हो गए। दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो केंद्र की इजाजत के बाद ही कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रही है। एक दिन पहले केंद्र ने कहा था कि कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन मिली हुई है और उस परमिशन के आधार पर ही हम कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स का काम है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कर सकता है, और सरकार सब कुछ चेक करने के बाद ही परमिशन देती है। तो जिनको परमिशन मिली है, दिल्ली को मिली हुई है, शायद मुंबई को भी मिली है। A cyclical lockdown. If you open up and then you're forced to shut down, then you open up and you're forced to shut down again, then that is devastating for economic activity because it would completely destroy trust. Would you'd agree with that? I think that's right, because that would suggest, take even a second lockdown. It means that you haven't been completely successful in doing in reopening, and that raises questions of if you reopen again, will you go into a third lockdown? So it does diminish credibility. That said, I don't think we have to aim for 100%. Sort of success, that is 0 cases when we open up. That's unachievable. What we have to do is manage the reopening so that when there are cases, we isolate them. But at the heart of that management, knowing which areas are having heavy infections, which areas are not, at the heart of that process, of course, is testing. And there's a sense in India and that the testing capability is in itself limited. That we're a big country and that our ability to test like the United States or like the European countries is comparatively limited. So how would you think about it with a sort of low level of testing? I mean, would you? It's a great question because take the United States right now. It's ramped up to about 150,000 tests per day. But the consensus amongst experts, certainly the epidemiologists,
is that to really be confident about opening up, you have to triple that to 500,000 tests a day at least. And some are talking of numbers in the millions. Well, I mean, just multiply by 4 to get 4.5 to get India's population. And you're talking about 2 million tests a day if you want to get the level of confidence that you have in the United States. And clearly, we are nowhere near that. I think we're somewhere around 25, 30,000 tests a day at this point. But we have to be cleverer about opening up, which means perhaps do mass testing. Take, 1,000 samples and then check in a mass way whether there is any sign of the virus in those 1,000 samples. And if you do find that, then go deeper into that particular sample and check who it might be. But this way, I mean, these are ways of testing which reduce the burden on the test infrastructure and can allow. राहुल गांधी ने कल ही स्पष्ट किया था कि अलग अलग लोगों से वो बातचीत करेंगे, किस तरीके से कोरोना का असर हो रहा है और उससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पर फिलहाल रघुराम राजन से उनकी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसे अब रिलीज किया गया है। कोरोना टेस्ट बढ़ाने चाहिए, राहुल गांधी ने यह भी कहा, और आर्थिक मुद्दे पर क्या कदम उठाने चाहिए, इस मुद्दे पर भी रघुराम राजन से उन्होंने बात की। असम में राजस्थान से आए 350 लोगों को घर भेजने का इंतजाम किया गया। ये सभी लोग लॉकडाउन की वजह से असम में फंस गए थे और अपने घर नहीं लौट पाए थे। वापस जाने के लिए सभी लोग एक मैदान में जमा हुए। इस दौरान सभी लोगों ने मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। रास्ते में इन लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से इन्हें खाने पीने का सामान भी दिया गया, जिसके बाद वहां खड़ी सभी बसें यात्रियों को लेकर रवाना हो गई। मेरे को जाना जरूरी है, मेरे फादर सीरियस पोजीशन में, इस कारण मैं जा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि राजस्थान से छात्रों को लेकर असम आई बसों से ही यहाँ फंसे लोगों को वापस राजस्थान भेजा गया। 350 प्रवासी लोग जो यहाँ लॉकडाउन के दौरान पिछले 35 दिनों से फंसे हुए थे, उन्हें भेजने की व्यवस्था हो पाई है। अमेरिका में मेडिकल साइंस की पढ़ाई और रिसर्च के लिए मशहूर UCFS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों ने 45 मिनट में कोरोना की जांच करने वाली टेस्ट किट बनाने का दावा किया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक UCFC में बनाई गई टेस्ट किट लार और बलगम के सैंपल से कोरोना की जांच करती है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि ये नई टेस्ट किट कोरोना वायरस के अलावा उससे मिलते जुलते वायरस की जांच भी कर सकती है, और इससे कोरोना की जांच करने के लिए सैंपल को किसी लैब में भेजने की जरूरत नहीं होती, जिसका क्लिनिकल ट्रायल यानी लोगों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका में दवाइयों और मेडिकल टेस्ट को मान्यता देने वाली एजेंसी FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टेस्ट किट को मंजूरी नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए BMC को कम्युनिटी किचन शुरू करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में फंसे मजदूरों को वक्त पर खाना पहुंचाने के लिए BMC को कम्युनिटी किचन शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को रमजान के दौरान रोजा खोलने के लिए खजूर और दूसरी चीजें मुहैया करवाने को कहा गया। हमने महानगर पालिका के आयुक्त को ये निर्देश दिए हैं कि आप वार्ड वाइज जो है वो कम्युनिटी किचन बनाइए। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हाथियों के एक झुंड ने रात में 3 मकानों को तोड़ दिया और वहां रखा अनाज भी बर्बाद कर दिया। इसके बाद कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भटकते नजर आए। पश्चिम बंगाल से TMC सांसद और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सेन ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने लव अग्रवाल के दिए एक पुराने बयान पर नाराजगी जताई। ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए फंड जुटाने वाले कैप्टन टॉम मूर को उनके 100वें जन्मदिन पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कार्ड भेजे। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके कैप्टन मूर कोरोना से मुकाबले के लिए अकेले ही करीब 250 करोड़ रुपए की रकम जुटा चुके हैं। और इस उम्र में भी उनकी इस हिम्मत को पूरे ब्रिटेन ने सलाम किया। उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर करीब 1,25,000 लोगों ने कार्ड के जरिए शुभकामनाएं भेजी। सामने आए एक वीडियो में एक बड़ा सा हॉल इन कार्डों से भरा नजर आया। बताया गया कि कैप्टन मूर के लिए वहां रोजाना करीब 20,000 कार्ड आ रहे हैं। We are utterly humbled by it. I cannot thank people enough for their support. यही नहीं, कैप्टन टॉम मूर के 100वें जन्मदिन पर उनके नाम की ट्रेन भी चलाई गई। डाक विभाग ने इस मौके पर एक खास पोस्ट कार्ड जारी किया।
कैप्टन मूर बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते, फिर भी फंड जुटाने के लिए उन्होंने पहिए वाले वॉकर की मदद से अपने बगीचे के 100 चक्कर लगाए। उनकी ये तस्वीरें सामने आने के बाद दूसरे लोग भी उनकी मुहिम से जुड़ने लगे। कुछ ही दिन में कैप्टन मूर ने 27 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा कर ली, जिसे कोरोना से लड़ाई के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस को दे दिया गया। और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में बीएमसी के इंस्पेक्टर मधुकर की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मधुकर धारावी इलाके में पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे। मधुकर अपनी टीम के साथ बेघर लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचा रहे थे। कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने भी बीएमसी के इंस्पेक्टर मधुकर की मौत पर दुख जताया, लेकिन साथ ही कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। मिलिंद देवरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों को लेकर गंभीर चिंता है। क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए सही कदम उठा रहे हैं? मधुकर ने मुंबई के लिए अपनी जान कुर्बान की है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। मुझे विश्वास है कि बीएमसी कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को सम्मानित किया। ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। और यही वजह रही कि लोगों ने इन पुलिस वालों को फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके लिए कुछ लोग हाथों में फूलों की माला लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने एक एक कर ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों को माला पहनाई। फरीदाबाद बदरपुर के पिकेट पे और यहाँ पर इन्होंने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवानों को स्वागत किया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पुलिस वालों को च्यवनप्राश और दूसरी चीजें भी दी ताकि इनकी इम्यूनिटी यानी शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। मैं बहुत इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा हौसला ये ऐसे ही बनाए रखे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डीआईजी ने कविता के जरिए पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डीआईजी सुजीत कुमार ने लॉकडाउन के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर एक कविता लिखी और उनका हौसला बढ़ाया। खोया हुआ सुकून आसपास मिला है, इस लॉकडाउन में मुझे कुछ खास मिला है। केरल के वायनाड में प्रशासन ने खुली जगहों में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का फैसला लिया। गुजरात के अमरेली समेत कई जिलों में तेज हवा और बारिश की वजह से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक मेजर और 2 जवानों समेत 4 लोग घायल हो गए। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने पहाड़गंज से रेलवे पुलिस के एक सिपाही की कार से शराब की 24 बोतलें बरामद की। पकड़े गए आरपीएफ सिपाही पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर चोरी छिपे शराब बेचने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां एक आदमी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस उसके परिवार को ही वहां लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि परिवार के लोगों को वहां से ले जाने के विरोध में इलाके के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और यह हमला तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से चली गई। मस्जिद के पास जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दावा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यहाँ लोगों ने देखिए ईंटा बच्चे से लेके बड़े तक हर साइज का ईंटा लोगों ने रखा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर आती है, ये देखिए मेरे पीछे ईंटा नहीं अद्दा है ये पूरा। कहीं ना कहीं देखते चलिए कैसे कैसे ईंटा बिछा के रखा हुआ है। ऐसे लगा है कि यहाँ तांडव खेला गया, बहुत देर तक चला क्योंकि 2 कांस्टेबल रह गए थे पीठ पे, उन्हें भागना पड़ा। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से भी पथराव किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आपने जो मानवता का परिचय, घृणित परिचय आपने दिया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं है, यह किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। जिस गली से भीड़ पर पत्थर बरसाए गए वहां कोरोना का एक मरीज मिल चुका है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी मरीज के घर वालों को अपने साथ लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि इसके विरोध में इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। नाराजगी उनको शायद इस बात की है कि यहाँ से ले आके दूसरी जगह न रखा जाए। कहा जा रहा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस पर हुए इस हमले के पीछे साजिश का भी शक जताया गया। कि उजड्डता देखिए, कि ईंटें देखिए कितने बड़े बड़े निकाल दिए हैं घरों से। यहाँ इस पूरी गली में कोई मकान नहीं बन रहा है, ऐसे ईंटें देखिए, अगर जिसके भी लगेगा कहीं ना कहीं उसको अस्पताल जरूर जाना पड़ेगा। और ऐसे तमाम ईंटें बिखरे पड़े जहां तक कैमरे की नजर जाए। इस घटना पर पुलिस की तरफ से सफाई भी दी गई। क्या ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चूक रही थाने स्तर पे? नहीं, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा था। जो फोर्स था उसके अनुसार, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रेड जोन एरिया भी है, सभी जगह बांटे गए हैं।
और यहाँ पे कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, इसलिए मेन रोड पे 2 सिपाही लगाए गए थे। इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी इलाके पर नजर रखी गई। पुलिस ने हमला करने वाले कई आरोपियों की पहचान करने की भी जानकारी दी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ, और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1718 नए मरीज मिलने के साथ ही देश भर में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 33 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत की खबर यह है कि कोरोना के मरीज के ठीक होने की दर में भी बढ़ोतरी हुई है और ये दर बढ़कर 25.18% हो गई है। अब तक कोरोना के 8,325 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना की वजह से 67 लोगों की मौत हुई। कोरोना से अब तक देश भर में 1074 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल 24 घंटे के पिछले अगर हम आंकड़े देखें तो जो केसेस हैं वो 1700 के आंकड़े को पार कर गए हैं। 1718 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी पीने का पानी नहीं मिलने से बढ़ गई, तो उन्होंने इससे निपटने की तैयारी खुद ही कर डाली। इलाके के लोगों ने दावा किया कि उनके पास पिछले कई दिनों से पीने के पानी का टैंकर नहीं पहुंचा है और इलाके में मौजूद हैंड पंपों से भी गंदा पानी निकल रहा है, जिसके बाद इन लोगों ने खुद ही रेत की मदद से पानी साफ करने के लिए फिल्टर बनाया और गंदे पानी को इस फिल्टर से साफ कर इस्तेमाल करते दिखाई दिए। तो ये इनका फिल्टर है जिसे इन्होंने खुद तैयार किया है। कई महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पानी साफ मिल नहीं रहा है। बाहर बाजारों में खरीद कर पानी जो लाते थे वो बाजार में जा नहीं सकते। इस इलाके में करीब 50 से 60 परिवार रहते हैं, जबकि वहां तक पहुंचने वाली सड़कें भी अच्छी हालत में नहीं है। परेशान लोगों ने सरकार पर भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। देखिए, जब वोटिंग का टाइम आता है तो यहाँ पे हर एक गाड़ी पहुंच जाती है, और जब समस्या लोगों की आती है तो फिर वो रास्ता खराब, बहुत सारी सिचुएशन आती है। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान के जोधपुर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद हैं। लोगों को एक साथ जुटने पर भी रोक है। बावजूद इसके जोधपुर की एक फैक्ट्री में कुछ लोग इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जमकर पीटा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाने के लिए राज्य की सीमा पार करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अब काम करने जिस राज्य में जाना होगा वहीं रहने का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को सील कर दिया गया। पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील करते रहे, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हों। किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा। इन सीमाओं पर केवल जरूरी सामान ले जाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही जाने दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलग से बैरिकेडिंग खोली जा रही है, जैसे ये गैस सिलेंडर की गाड़ियां हैं। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की केवल गुरुग्राम सीमा पर गाड़ियों की आवाजाही रही, जहां अचानक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करने और दस्तावेज की जांच करने के बाद लोगों को बॉर्डर पार करने की इजाजत देते रहे। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली सरकार की बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल पाया। हरियाणा से और यूपी से हमारी बातचीत चल रही है इसके बारे में। हरियाणा सरकार का मानना है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और दोनों राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होने से हरियाणा में भी कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की 3 सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही चलती रही। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे भी सील कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में काम करने वालों को दिल्ली में रहना होगा और हरियाणा में काम करने वालों को हरियाणा में ही रहने का इंतजाम करना होगा। इन सभी सीमाओं से केवल उन गाड़ियों को गुजरने दिया जाएगा जिनके पास केंद्र सरकार से मिला पास होगा। केंद्र सरकार का इंटरस्टेट पास आमतौर पर जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को ही दिया जाता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली से लगी सीमाएं सील करने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए अब दिल्ली से हरियाणा में बीमार जो लोग हैं वो किसी भी हालत में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने कठोर निर्णय लिया है कि दिल्ली के साथ अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, और ये सख्ती बॉर्डर इसलिए करनी पड़ रही है कि यदि हम न करें तो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम कोरोना को लड़ने के लिए इसको रोक रहे हैं, हम कोरोना से डर नहीं रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़नी है तो कितनी सहानुभूति हमारी अपने बंधुओं के साथ हो, लेकिन हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आत्म सुरक्षा के नाते से हम कोरोना को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कारण से किसी प्रकार से नहीं घुसने देंगे। बिहार में मोतिहारी जिले के एक गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि कई पुलिस वालों के साथ लोगों ने मारपीट भी की। और दावा है कि यह हंगामा इस बात पर हुआ कि पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील कर रही थी। भीड़ में कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अफरा तफरी के माहौल में कुछ लड़के तो पुलिस वालों को मारने की बात भी कहते सुने गए। गांव के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दावा है कि महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 2 पुलिस वालों के सिर फट गए। एक महिला पुलिसकर्मी को भी इस हमले में चोटें आईं। इस घटना के बाद इलाके के एसपी ने खुद उस गांव का दौरा किया जहां यह हंगामा हुआ। 4 मई से कुछ इलाकों में लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। 4 मई को गृह मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें कई इलाकों में कुछ छूट दी जा सकती है। बुधवार को हुई गृह मंत्रालय की बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई और पाया गया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना से निपटने में काफी फायदा हुआ। साथ ही तय किया गया कि 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इटली का वेनिस शहर वीरान हो गया। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 27,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद तकरीबन सभी बड़े शहर पूरी तरह बंद कर दिए गए। कोरोना की दहशत की वजह से हर तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में पूरा इलाका सुनसान नजर आया। लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। कभी पर्यटकों से खचाखच भरी रहने वाली नहरें सुनसान नजर आईं। शहर के बीच से गुजरने वाली नहरों में जहां बोटिंग हुआ करती थी, वहां की नावें अब किनारे पर खड़ी दिखी। इन नहरों में रोजाना हजारों सैलानी नाव की सवारी का मजा लेने के लिए जुटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब वहां की रौनक ही खत्म हो गई। नहरों पर बने जिन पुलों पर लोगों का जमघट लगा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा दिखा। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश दिया है, जिससे लोगों की वापसी का रास्ता खुलता दिखने लगा है। गृह मंत्रालय का यह आदेश मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और उन पर्यटकों के लिए है जो लॉकडाउन के कारण किसी दूसरे राज्य में फंस गए हैं। ऐसे लोगों की वापसी की इजाजत गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दी। सबसे पहली शर्त ये कि इन लोगों की मेडिकल जांच की जाए और स्वस्थ होने पर ही इन्हें जाने की इजाजत दी जाए। आदेश में साफ किया गया कि किसी भी सूरत में ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं होगी। अहम शर्त ये भी कि जिस राज्य में लोग फंसे हैं, जिस राज्य में उन्हें पहुंचना है, उन दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी। जो प्रवासी मजदूर और कोटा या अन्य जो छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक सुखद संवाद है। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था और लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजने की तैयारी करने की बात स्पष्ट हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस आदेश का बिहार समेत कई राज्यों ने स्वागत किया। बिहार सरकार ने कहा कि इस फैसले से लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को अपने घर लौटने में मदद मिलेगी। जो भी भारत सरकार का निर्देश मिला है उसको पूरी तरीके से समझ के मुख्य सचिव के स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए योजना बनाई जा रही है। जहां तक बाहर से आने वालों का सवाल है तो दोनों राज्यों के साथ बातचीत करके ये आने जाने का क्रम होगा। उनकी स्क्रीनिंग भी होगी जहां से वो चलेंगे, ऐसा निर्देश में लिखा हुआ है। और जो फिर हमारे राज्य में आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के नाते उनके स्क्रीनिंग का जो काम हमको करना होगा, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ तैयारी करके रखी हुई है। प्रवासी
जो श्रमिक हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो तीर्थ यात्रा पे गए थे उन लोग को आप वापस ला सकें। मगर ये 5 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्णय ले ही लिया था कि उन लोगों को लेकर आएंगे। मगर इसको निर्णय लेने के पूर्व उन लोग आएंगे तो उन लोग को श्रमिकों को काम क्या दिया जाएगा उसके बारे में भी निर्णय ले लिया था। तो ये सब चीज़ जो है प्लान तरीके से उत्तर प्रदेश ने पहले ही लागू कर दी है। लॉकडाउन की वजह से फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों ने हैदराबाद में हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से ना तो उन्हें खाना दिया जा रहा है और ना ही उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था की गई, जिसके विरोध में दूसरे राज्यों से काम करने आए हजारों मजदूर एक जगह जमा हो गए और तेलंगाना सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मजदूरों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़िए, लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर लोग न तो मास्क पहने नजर आए और न ही कपड़े से मुंह और नाक को ढके दिखाई दी। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने पुलिस की एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से भारत के मेंढर सेक्टर के मानकोट इलाके में भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारतीय इलाकों में गोले दागे गए और खास तौर पर रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कस्बा सेक्टर में भी गोलाबारी की गई। भारतीय सेना ने भी इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया।